दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। जितने भी भूले भटके लोग थे, अगड़े पिछड़े लोग थे, सारे अपने घर को भी लौट चुके हैं। लेकिन एक महिला जो कि पूरे 40 दिनों तक गायब थी, उसकी मिलने की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। तभी वो 12 मार्च को अपने घर पर आ जाती है। जब वो आती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। उससे पूछते हैं, तुम कहाँ पर थी? वो कहती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, भोग विलास वाला जीवन छोड़कर मैं एक नया जीवन अपना चुकी हूँ। लेकिन अब उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक संतोवाना जीवन अपना चुकी है या कोई सन्यासी बन चुकी है। बल्कि ऐसा लग रहा था कि कहीं से मौज करके आ रही है, कहीं से ऐश करके आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। लेकिन दोस्तों, कहाँ पर थी, क्या कर रही थी? एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। एक महिला जिसका नाम छाया होता है, उम्र करीब 28-29 साल की होती है। वो अपने पति जिसका नाम सुरेंद्र होता है, एक बेटी 9 साल की थी जिसका नाम अंशिका होता है, उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति के 3-4 भाई थे, 2 ननद थी, सास ससुर सब कुछ थे। तो वो 2 फरवरी के दिन अपने गांव के 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचती है। वहां पर जाकर वो स्नान करती है। लेकिन स्नान करने के बाद जब ये लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वो अपनों से बिछड़ जाती है। उसके बाद उसके गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो खोया पाया केंद्र में नाम लिखवा कर और फिर उसके बाद कुछ देर इंतजार करके वो लोग वापस आगरा चले आते हैं। इस बीच जो है, जब वो घर पर आते हैं तो उसका पति पूछता है कि छाया कहाँ गई? तो वो लोग कहते हैं कि वो मेले में गुम हो गई। वो गुस्सा हो जाता है, इन लोगों के खिलाफ जाकर थाने में दरखास्त दे देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को लेकर गए और पता नहीं कहाँ पर गायब करके चले आए। अब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो मेले में तो गुम हो ही जाते हैं लोग, वो समझदार है, चली आएगी। 28-29 साल की महिला कहाँ चली जाएगी? लेकिन दोस्तों, अब काफ़ी दिन बीत गया, छाया का कहीं अता पता नहीं चला। वो वापस भी नहीं आई। और इधर उसकी बेटी थी 9 साल की, वो रो रो के परेशान हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ गई। अब मामला जो है पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो सुरेंद्र था छाया का पति, वो अपने पड़ोसियों से या जिनके साथ वो गई थी उनसे लड़ाई झगड़ा करता रहता कि तुम ही लोगों ने कहीं उसको गायब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब वो कहाँ पर थी किसी को कोई पता नहीं। अचानक से 12 मार्च के दिन, यानी कि वो 2 फरवरी को गई थी, 12 मार्च के दिन करीब 40 दिन के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। जैसे वो आ जाती है, शोर मच जाता है। जिसके साथ वो गई थी वो भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो गई कहाँ थी? उसका पति जो सुरेंद्र था उससे पूछता है, तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी? तो वो वही कहानी बताती है, मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, संत वाला जीवन अपना चुकी हूँ और मैं जो है भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूँ। अब वो महिलाएं थी जो सुनती हैं कि ये सन्यासी हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती हैं, जय जयकार करने लगती हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फटे हाल में गई थी, उसके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई थी तो पाँव में पायल था, हाथ में जो है अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी। इसके अलावा स्मार्टफोन भी हाथ में था, एक अच्छा सा पर्स भी उसके हाथ में था। अब जैसे उसको देखते हैं तो जो उसकी बेटी थी 9 साल की, वो तो गले लग जाती है माँ के अपने। वो रोने लगती है, क्योंकि वो पिछले 40 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सबसे ज़्यादा वही परेशान थी, पति का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो नंबर 1 का नशेबाज था, शराबी था। शराब पी के यहाँ वहाँ पर पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा करता रहता जिनके साथ वो गई थी। लेकिन अब वो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? वो कहती है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेने आई हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं, बेटी का क्या काम, और तुम पता नहीं क्या कर रही थी? तुम्हें देखने से तो लग नहीं रहा है तुम कोई पुजारी हो या सन्यासी हो। ऐसा लग रहा है तुम पता नहीं कौन सा धंधा कहीं पर कर रही थी। तमाम तरह की उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी ज़िंदगी खराब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। वो कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरी सेवा करेगी। लेकिन दोस्तों, अब मामला उलझ जाता है। जो उसका पति सुरेंद्र था पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है, तो वो कहानी बताती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और यही मेरी दुनिया में ये भी रम जाएगी। पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं कि छाया जो है वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो, तुम सन्यासी हो चुकी हो, भोग विलास से दूर हो चुकी हो, मोह माया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तुम बेटी को ले जाकर क्या करोगी? बेटी से तुम्हारा क्या मतलब? और अगर बेटी को ले ही जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो, बेटी के ऊपर उसका भी हक है। तो तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो?
लेकिन जब बेटी से पूछते हैं किसके साथ रहोगी, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो कहती है मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ 9 साल की बच्ची को अपना फैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं तो ये समाज के साथ रहेगी, और तुम जो है सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें मुबारक है, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। उनके साथ जो है मामला पुलिस भी आई, महिला पुलिस भी आई थी। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सारी कहानी बयां कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब वो इन लोगों के साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद ये लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे, घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे। और इसी सिलसिले में जो 4-6 महिलाएं थीं वो कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती हैं, सौंदर्य का सामान खरीदने लगती हैं। तो एक दुकान पर ये लोग जाती हैं जहाँ पर एक युवक जो है वो अपनी दुकान लगा रखा था, उसका नाम दिनेश होता है। वो कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। ये सारे लोग मोल भाव करने लगते हैं, अपने अपने हिसाब से खरीदने लगते हैं। लेकिन काफ़ी भीड़ थी तो दिनेश कहता है मैडम आगे बढ़ो, क्यों इतनी भीड़ लगा रखे हो आप लोग। और जो छाया थी उसके पास पैसे थे नहीं, वो भी बेटी के लिए सोची कुछ ले लूँ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसी बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा नहीं तो लेगा कैसे। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए लो और आगे बढ़ो। तो वो कहती है किसी और को काम पर रख लो और अकेले तुम नहीं कर पाओगे। जब वो आगे बढ़ जाते हैं लोग तो जो दिनेश था वो जाता है छाया को, जो कि पीछे पीछे चल रही थी, उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? 600 रुपये मैं तुम्हें रोज़ दूंगा और उसके बाद खाना पीना जो भी है वो सारी चीज़ दूंगा। छाया के मन में ये बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था नंबर 1 का पियक्कड़ था, वो किसी काम का नहीं था। जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती थी उसको भी ये पी खाकर उड़ा देता था, और खुद एक दिन कमाने जाता था तो 2 दिन इसका इंतजाम हो जाता था। तो इसीलिए वो 2 दिन काम पर ही नहीं जाता था। तो इसीलिए बहुत परेशान थी, पैसों की बड़ी दिक्कत उसने देखी थी, और पिछले 10 सालों से जब से उसकी शादी हुई थी वो उससे परेशानी थी। तो इसीलिए वो सोचती है चलो ठीक है, अभी महाकुंभ का जो मेला है जितने दिन रहेगा तो 10-15 हज़ार रुपये में कमा जाऊंगी। वो कहती है ठीक है। पीछे से वो खिसक लेती है अपने लोगों के, ये भी नहीं बताती कि मैं भाई अब यहीं पर रहूँगी, काम करने जा रही हूँ। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं पीछे छाया नहीं है, छाया कहाँ गई, अब ढूंढने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते 1-2 बार दुकान पर आते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर काम करूँगी। हालांकि जो दिनेश था उसने बोला अपने घर पर फ़ोन कर दो। वो कहती है हाँ हाँ, कहती है मैं फ़ोन कर दूंगी। अब दोस्तों जो छाया है वो यहाँ पर काम करने लगती है दिनेश के दुकान पर, और जो उसके पड़ोसी थे या गांव वाले थे जिनके साथ वो आई थी, जब वो लोग गांव जाते हैं और उसका पति सुरेंद्र पूछता है कहाँ पर है, ये लोग बोलते हैं कि वो गुम हो गई। तो वो उनको उल्टा लपेटे में ले लेता है। लेकिन इधर ये अच्छे से ये काम करने लगती है, दिन भर वहाँ पर काम करती, सुबह 6 बजे लेकर रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहती। और उसके बाद एक कमरा ले रखा था दिनेश किराए पर, और वो वहाँ पर आकर सो जाता था। छाया थी वो महिलाओं के कैंप में चली जाती, तंबू में चली जाती। लेकिन जब वो 2-4 दिन बीता तो वो तंबू में रहती, ये कमरे में रहता। फिर खाने बनाने में दिक्कत होने लगी। तो एक दिन दिनेश बोला कि तुम भी मेरे साथ कमरे में रहो, क्या दिक्कत है। वो बोली कि तुम मुझे ले ही नहीं जाते, मुझे वहाँ पर भेज देते हो, तो मैं क्या करूँ। तो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे ही साथ रहना। अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं अच्छे से, दिन भर काम करते, खूब बिक्री होती, और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते। और इस बीच में जब सामान कम पड़ता, ख़त्म हो जाता, तो वो दोनों मथुरा भी चले जाते और वहाँ से सामान लेकर चले आते। एक दिन दुकान बंद रहती, 2-2.5 लाख रुपए का सामान लाते और 1 हफ्ते में बेच डालते। तो इस तरीके से दोनों मेहनत करते और बहुत ही अच्छी तरीके से दुकान चलती है। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जो अंशिका थी, इधर परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फ़ोन नहीं किया, लेकिन अपने मायके में उसने फ़ोन कर दिया था अपनी माँ के पास कि मैं जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, और हो सके तो चली जाना, अंशिका को देख लेना या उसको लिवा आना। वो परेशान होगी। उसकी माँ जाती है अंशिका को लिवाने के लिए, लेकिन उसका जो पति है वो भेजता नहीं। वो बोलता है कि पता नहीं तुम लोगों ने अपनी बेटी को भगा दिया, क्योंकि उन लोगों का झगड़ा चलता रहता था। तो वो कहता है कि कहीं तुम लोगों ने ही उसको भगा दिया है और अब इसको भी लेने आए हो, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसीलिए वो उसको नहीं भेजता और वो लोग अंशिका के बगैर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब कुंभ समाप्त हो गया 25 या 26 फरवरी को, उसके बाद भी 3-4 दिन 5 दिन दुकान चली। जब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च लग गया, तो जब दुकान समेटने का वक्त आया तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता बन जाता है।
बहुत ही गहरा नाता बन जाता है। दिनेश कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ ही रहती। तो छाया कहती है कि अब तुम कहाँ मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद क्योंकि उसने हिसाब करके उसको 10-15 हज़ार रुपये जो भी थे पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी दे दिया। और ये हुआ कि अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन अब जो दिनेश था वो चाहता था छाया मेरे साथ चले, छाया भी यही चाहती थी कि मैं इसके साथ चलूं। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो दिनेश के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पर चली जाती है। उसके घर वाले देखते हैं कि ये कौन है, कैसे आ गई। तो वो कहता है मैंने शादी कर ली। हालांकि जो दिनेश था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो समझो अकेला ही था। पत्नी से उसका एक हिसाब से तलाक हो चुका था। वो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूँ। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा। वो जो है बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो दिनेश था वो अकेले ही रहता था, जो उसके सारे भाई थे सबका अपना अपना बिजनेस था। लेकिन अब उसका जो है वो स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया, अच्छी बात है। अब क्योंकि दिनेश के परिवार वालों ने छाया को पहली बार देखा था। इससे पहले जब वो सामान 1-2 बार लेने आया था तो मार्केट में ही आता और मार्केट से चला जाता था। तो इस हिसाब से सारी चीज़ यहाँ पर ठीक हो जाती है। लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। छाया की माँ ने बता ही दिया था कि उसने जो है बेटी को नहीं दिया। हम लोगों को वो कहती है कि ऐसा है कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी पत्नी हो, तो बेटी को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। चलो उसको ले आते हैं। तो ये दोनों मथुरा से जाते हैं आगरा, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर छाया के मायके में जाते हैं। उसके साथ दिनेश भी जाता है छाया के साथ। जो मायके वाले देखते हैं तो वो तो उनको तो सही लग रहा था, जो भी था उसने बता दिया कि मैं इसी के साथ रहती हूँ और इन्हीं से मैं शादी करूँगी। ससुराल वालों ने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो जो है सुरेंद्र था उससे दुखी थे। जो उनका दामाद था, जब से इन्होंने शादी किया था बस बेटी को ठोकरें ही मिली थी, तो इसीलिए वो लोग उससे परेशान थे। वो लोग चाह ही रहे थे कि बेटी कहीं और घर बसा ले। लेकिन जो है वो कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर रहो और छाया जाए अपनी बेटी को लेकर चली आए। छाया जाती है लेकिन सोचती हैं कि लेगी कैसे, वो देगा कैसे। कहती है ठीक है, यही बताते हैं, तुम बोल देना मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, और आसानी से वो लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और वो लोग बेटी को देते नहीं। अब पुलिस जो है उसके बाद उसके मायके वालों को बुलवाती है और दिनेश को बुलाती है। उनसे पूछताछ करती है कि ज़रा देखूं कौन सा आदमी है, कैसा एक बच्चे की माँ को इस तरीके से रखेगा। और उसके बाद फिर दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश भला आदमी लगता है, सबसे पूछती है पुलिस। तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत पीता है, मारता पीटता है, ज़रा भी कदर नहीं करता, यही कमा के इसको खिलाती है, शादी धोखे से हो गई, गलत जगह इसकी हो गई थी, 10 साल इसने गुजार लिया, अब अच्छा यही होगा कि ये जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है सुरेंद्र से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही है, अब तुम क्या करोगे। बोलता है कि ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रह कर आई है, तो मैं वैसे भी नहीं रखने वाला और मैं जो है इसको रखूँगा ही नहीं। अब इसी पर सारी बात खत्म हो जाती है। बेटी कहती है मैं तो मम्मी के साथ ही रहूँगी। सुरेंद्र कहता है ठीक है, जहाँ तेरी माँ जाएगी वहीं तो तू जाएगी, मेरे पास क्यों रहेगी। तो इसीलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। और फिर दोस्तों ये लोग वहाँ से चले जाते हैं छाया के मायके में, वहाँ रहते हैं और वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। तो दोस्तों महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या क्या कहें, आप ही कमेंट करके बताएं कि जो दिनेश और छाया ने किया वो सही था या गलत था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।